हर वो चीज़ जिसे हम बहुत सालों से बिना किसी मतलब के रोमांटिसाइज करते हुए आ रहे हैं, ये किताब उन्हें उधेड़ के रख देती है। मुझे याद है कि जब मैं हरनाम सिंह और बंतो वाला पार्ट पढ़ रहा था तो मैं रोज बहुत आश्चर्य भी होता है इस बात को लेकर और बहुत दुख भी होता है कि लोग ज़्यादा बात क्यों नहीं करते इस किताब को लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की 10 ऐसी किताबों के बारे में जो कि अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो आपको पढ़नी ही चाहिए। और ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि मैंने ऐसे इंटरनेट पे जाके 10 किताबों की लिस्ट निकाली और आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। ये सभी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इसीलिए इन किताबों के बारे में मैं आपको हल्की फुल्की जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद में ये भी बताऊंगा कि मुझे ये किताबें क्यों अच्छी लगी और आपको ये किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। और मैं ऐसे ही हिंदी साहित्य पर वीडियोस बनाता रहता हूँ और नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफ़र। पहली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है चित्रलेखा। ये किताब भगवती शरण वर्मा जी के द्वारा 1934 में लिखी गई थी और आज 90 साल बीत जाने के बाद भी इसकी उपयोगिता जस की तस बनी हुई है और इसकी शायद मुख्य वजह है इसकी विषय वस्तु। ये किताब चित्रलेखा बीजगुप्त और कुमारगिरी नाम के किरदारों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करती है कि पाप और पुण्य क्या है, या फिर यूँ कहें कि पाप और पुण्य कुछ भी नहीं, सब परिस्थितियों का खेल है। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है। बीजगुप्त एक सुंदर तथा प्रभावशाली नौजवान सावंत है जो कि चित्रलेखा की ही तरह भोग विलास की जिंदगी जीने में यकीन रखता है। कुमारगिरी एक नौजवान योगी है जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ही संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। ये एक फिलोसॉफिकल उपन्यास है जो कि एक कहानी के तौर पर लिखा गया है। उपन्यास का फ्लो बहुत अच्छा है और इसमें दिए गए तर्क भी बेहद उम्दा हैं। और यदि आप जरा से भी जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति हैं तो ये उपन्यास आपको बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करेगा और इसे पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। दूसरी किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल जी ने इस किताब को 1968 में लिखा था और 1969 में इसे साहित्य कला अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। इस किताब में एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की सहायता से हमारे देश की सरकारी और जनतांत्रिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। और मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि यार कोई किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें लेखक बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रोमांटिसाइजेशन के, बिना अपनी आंखों पर गुलाबी चश्मा चढ़ाए हमारे देश के बारे में जो चीज़ जैसी है ना वो वैसी की वैसी लिख दे। ये वैसी ही किताब है। हर वो चीज़ जिसे हम बहुत सालों से बिना किसी मतलब के रोमांटिसाइज करते हुए आ रहे हैं, ये किताब उन्हें उधेड़ के रख देती है। और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो क्या पढ़ा है आपने। तीसरी किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है तमस। भीष्म साहनी जी पर एक मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने तमस के बारे में काफ़ी विस्तार से जिक्र किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तमस की पृष्ठभूमि आज़ादी और बंटवारे के साल यानी कि 1947 के मार्च महीने के उन 5-6 दिनों की है जब रावलपिंडी और उसके आसपास के सैकड़ों गांवों में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे। आज़ादी और बंटवारे में अभी 5-6 महीने बाकी थे, पर उसके पहले ही अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में बंट चुके थे। उपन्यास बहुत ही सरल भाषा में और इतने रोमांचक तरीके से लिखा गया है कि अगर आपके पास में वक्त है तो आप इसे एक ही सिटिंग में पढ़ देंगे। और मुझे भी याद है जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा था तो मैंने एक ही सिटिंग में 5-6 घंटे में उस उपन्यास को पढ़ दिया था। उपन्यास की भाषा भले ही सरल हो पर इसमें भाव बिल्कुल अव्वल दर्जे के हैं। और मुझे याद है कि जब मैं हरनाम सिंह और बंतो वाला पार्ट पढ़ रहा था तो मैं रो पड़ा था। तमस को 1975 का साहित्य कला अकादमी का पुरस्कार भी मिला था और आगे चलकर 1987 में गोविंद निहलानी जी ने इस पर एक टेलीफिल्म भी बनाई थी जो कि काफ़ी लोकप्रिय रही थी और इसमें हरनाम सिंह का किरदार खुद भीष्म साहनी जी ने निभाया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने टेलीफिल्म भी अब तक नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अव्वल दर्जे की टेलीफिल्म है। चौथी किताब जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा वो है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस किताब को 1954 में लिखा था और ये हिंदी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। अच्छा, मैला आंचल नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लागा चुनरी में दाग टाइप की कोई महिला प्रधान किताब होगी, पर ऐसा नहीं है। ये भी राग दरबारी की तरह हमारे देश के सरकारी और जनतांत्रिक व्यवस्था पर तंज कसने वाला उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्व बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर वहीं की भाषा में रेणु जी ने एक बेहतरीन उपन्यास लिखा है। और आंचलिक भाषा में लिखी होने की वजह से यानी कि लोकल भाषा में लिखी होने की वजह से लाउड स्पीकर लाउड पीसर हो जाता है, इंस्पेक्टर नीस पीटर हो जाता है और इस वजह से व्यंग और निखर के सामने आता है। बहुत ही अव्वल दर्जे का उपन्यास है, ज़रूर पढ़िएगा। अगली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है निर्मल वर्मा जी की वे दिन। ये उनका पहला उपन्यास था। इसकी कहानी चेकोस्लोवाकिया में सेट है। कहानी के केंद्र में एक भारतीय मूल का प्रवासी लड़का है और एक ऑस्ट्रियन लड़की है। वो लड़की कुछ दिनों के लिए चेकोस्लोवाकिया घूमने आई है और भारतीय मूल का लड़का उसके लिए गाइड की तरह काम करता है। वो 3 दिन साथ रहते हैं और उन 3 दिनों में उनके बीच कैसे एक रिश्ता पनपता है ये इस किताब में बेहद इंटेंसिटी के साथ में दिखाया हुआ है।
निर्मल वर्मा जी मेरे फेवरेट राइटर हैं और अगर आपने उनका लिखा कुछ भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस किताब में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप उनकी राइटिंग्स में ढूंढते हो। ये उपन्यास मुझे इतना अच्छा लगा था कि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो हमेशा ये सोचता रहता था कि यार काश ये कभी ख़त्म ही ना हो, और आज भी मैं अक्सर इसके पन्ने पलटता रहता हूँ। ये उपन्यास नहीं है, अपने आप में एक एहसास है, एक उदासी भरा सुखद एहसास। अगली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है मुझे चांद चाहिए। और मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है इस बात को लेकर और बहुत दुख भी होता है कि लोग ज़्यादा बात क्यों नहीं करते इस किताब को लेके। मैंने जब इस किताब को पढ़ा था तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन बाय इट और मैं एकदम मंत्रमुग्ध रह गया था इसे पढ़ते हुए। ये एक लड़की वर्षा वशिष्ठ की सफलताओं और संघर्षों की कहानी है कि कैसे वो लड़की एक शाहजहांपुर जैसे छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती है, फिर कैसे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपनी धाक जमाती है और ना सिर्फ वहाँ अपनी धाक जमाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के सितारों के बीच भी अपना एक रुतबा कायम करती है। ये किताब आपको पूरी यात्रा पर ले जाती है और एक किसी भी कलाकार के जीवन से जुड़े लगभग हर संघर्ष से आपको रूबरू कराती है। इसे 1996 का साहित्य कला अकादमी का पुरस्कार भी मिला था और मेरी तरफ से ये किताब आपको हाईली रिकमेंडेड है और मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं इस पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है कमलेश्वर जी की कितने पाकिस्तान। इसे साहित्य कला अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है और ये उनका बहुत लोकप्रिय उपन्यास था और इसने लोकप्रियता के सारे आयाम पीछे छोड़ दिए थे। और इसकी लोकप्रियता का आलम ये था ना कि अब तक इसके 14 संस्करण आ चुके हैं और इसका पहला संस्करण 6 महीने के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। किताब में एक एक कर बाबर, औरंगजेब, हिटलर, लॉर्ड माउंटबेटन जैसी बहुत सारी ऐतिहासिक शख्सियतों को, बहुत सारे राजनेताओं को और बहुत सारे मैथोलॉजिकल फिगर्स को भी कटघरे में बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, उन्होंने लोगों को क्यों बांटा और उनकी ज़िंदगी में जहर क्यों घोला। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के साथ लिखा गया उपन्यास है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है और मेरी तरफ से ये उपन्यास आप सबको हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास को 1949 में लिखा था और अब तक ये अपने आप में एक कल्ट का स्टेटस प्राप्त कर चुका है। और अगर आप हिंदी साहित्य में ज़रा से भी रुचि रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चंदर और सुधा की इस अलग किस्म की प्रेम कहानी से आप थोड़े बहुत तो वाकिफ होंगे ही। चंदर यानी कहानी का हीरो सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक है, इसीलिए वो उनके घर में बिना रोक टोक के आता जाता रहता है और चंदर और सुधा एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अब क्योंकि चंदर सुधा के पिता की इतनी इज्जत करता है तो वो उनके सामने कभी ये बात स्पष्ट तौर से कह नहीं पाता और इसी के चलते सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और सुधा और चंदर सारी ज़िंदगी कष्ट भोगते हैं। अगर आप भी मेरी तरह से 90s में एक ही तरह की लव स्टोरी देखकर बड़े हुए हैं और आप सोचते हैं कि कुछ अलग किस्म की प्रेम कहानी पढ़ने को मिले तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। ये ना सिर्फ एक अलग किस्म की प्रेम कहानी है बल्कि बेहद संजीदगी और उम्दा तरीके से लिखी गई प्रेम कहानी है और इसको पढ़ते वक्त आप अपनी खुद की एक प्रेम की परिभाषा गढ़ने लगेंगे। तो मेरी तरफ से ये उपन्यास हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। अगली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है गोदान। अब गोदान के बारे में किसने नहीं सुना होगा। सन 1936 में प्रकाशित ये उपन्यास हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और ये अपने आप में एक पूर्ण उपन्यास है। पर जिन लोगों ने इसको अब तक नहीं पढ़ा है वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ये ग्रामीण जीवन और किसानों की दुर्दशा पर लिखा गया उपन्यास है, पर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे शहरी किरदार भी हैं जैसे मालती, डॉक्टर मेहता, मिस्टर खन्ना और गोविंदी, और ये आपको मेरे ख्याल से उस समय के हर फिलोसॉफिकल अंडर करंट का जायज़ा देता है। और मुझे नहीं लगता था कि मेरे को मालती जैसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीमेल कैरेक्टर किसी हिंदी उपन्यास से पढ़ने को मिलेगा और वो भी गोदान में पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और यही मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, आपको पता है कि बहुत उम्दा उपन्यास है, पर इसके बावजूद ये उपन्यास आपको सरप्राइज कर देगा, ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो इसीलिए अगर आपने अब तक इसे नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़िए। और आखिरी किताब जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगा वो है कसब। ये मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये कुमाऊँ हिंदी में लिखा गया है और कुमाऊँ में कसब का मतलब होता है क्या जाने। जैसे कि हम बोलते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि मुझे क्या पता, तो जब हम बोलते हैं कि मुझे क्या पता तो हम मुझे को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते और बोलते क्या पता। तो ऐसे ही कसब का जो मतलब होता है वो होता है क्या जाने। ये बेबी और डीडी की प्रेम कहानी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी साहित्य में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी है और उपन्यास का फ्लो बहुत अच्छा है और आप अपने आप को उपन्यास के साथ बहता हुआ पाएंगे। हो सकता है कि उपन्यास शुरू करते ही कुमाऊँ शब्दों का प्रयोग आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, पर एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप अपने आम बोलचाल की भाषा में भी ठहरा, ठहरी और बल जैसे वाक्यों का प्रयोग करने लगेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। उपन्यास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है बल और मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन ठहरा।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई किताबों में से आपने कितनी किताबें पहले से पढ़ी हुई हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी किताब आप अगली पढ़ने जा रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा लोगों को बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। और आप हिंदी साहित्य से जुड़े मेरे ये दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हैं।